हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। जहां मैं आज आपके लिए लाई हूँ आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में जो प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आज है 17 जुलाई 2025। आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्रीलिम्स, स्पेशली प्रीलिम्स का, मेंस का यहाँ पे बूस्टर मिलेगा। मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। आज का इंस्पिरेशनल कोट, मोटिवेशनल कोट क्या है? एदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। ठीक है, अभी आपकी बिल्कुल मॉर्निंग हुई है, स्टार्ट हुई है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप अपना पूरा दिन कैसे गुजारते हैं, कैसे काटते हैं। ठीक है, बिस्तर पे पड़े पड़े स्क्रॉल करेंगे या टेबल चेयर पे आप पढ़ाई करेंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ डिसीजन इज़ योर्स। प्रीलिम्स क्विक रिकैप देखेंगे जी कल का। मैं क्विक एक रिकैप लेके आती हूँ ताकि जो आपने कल पढ़ा वो आपका रिवीजन हो एंड आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें रहें। क्या पढ़ा था जी हमने कल? एससीओ के बारे में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में बनाई गई थी बाय दीज कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। फर्स्ट समिट इसका कहाँ पे हुआ था? शंघाई, चाइना में। यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट लेके आती हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आप रिवाइज़ कर सकें। इसके 10 फुल मेंबर्स हैं नाउ। इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। याद रखने हैं ये कंट्रीज़, ठीक है, पूछी जा सकती है। इसका एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बताया था मैंने, कहाँ पे है? यह है जी ताशकेंट, उज़्बेकिस्तान में। कल अनटचेबिलिटी के ऊपर एक एडिटोरियल आया था जिसमें बताया गया था कि 97% केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अनटचेबिलिटी का आर्टिकल, दैट इज़ 17। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। कल लैंग्वेज के ऊपर आया था, लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म के ऊपर आया था एक एडिटोरियल, उससे रिलेटेड क्या हो जाता है जी? 8th शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस है। बहुत ही क्रिस्प मैं यहाँ पे लेके आती हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी जी? हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। उसके बाद हमने मैपिंग करी थी एड्रियाटिक सी की, याद है कि नहीं? एड्रियाटिक सी को बताया था कि ये गल्फ ऑफ वेनिस साउथ टू द स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो, ये स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो बताया था मैंने, याद है कि नहीं? जो लिंक कर रहा था एड्रियाटिक सी को टू द आयोनियन सी। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी बताया था कल मैंने? इटाली, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एंड स्लोवेनिया। कंट्रीज़ याद रखेंगे, आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। आज के टॉपिक्स देखेंगे, आज क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले देखेंगे कल के क्वेश्चंस। कल हमने जो पढ़ा उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके लेके आती हूँ आप सबके लिए। देखेंगे डे टू डे। आज है 17 जुलाई 2025, तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाएगा? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये सैंक्शंस लग सकते हैं इन पे अगर इन्होंने रशिया से ट्रेड करी तो। ये नाटो के चीफ ने कहा है, यहाँ पे नाटो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पीएम कृषि धन धान्य योजना, ये आपके प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट है। फिर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जो रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है उनके स्टेट में, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, राइट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट कौन सा, जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, राइट, उसका कौन सा आर्टिकल है। एंड कृष्णा एंड गोदावरी की यहाँ पे फुल मैपिंग करेंगे। हाई समर ओजोन लेवल पाया गया है जी बिग सिटीज़ में। अब ये कैसे हार्मफुल है हेल्थ के लिए, ये आपके जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मैपिंग करेंगे यहाँ पे गंगा रिवर की, ये आपके जो यूपीपीसीएस आर आ रहा है ना, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखेंगे वो कैप जो आपके ईपीएफओ एंड सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेली हम बस एक ही वो कैप पढ़ते हैं ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना रहे।
आज की क्वेश्चन एससीओ के बारे में अभी जस्ट ऊपर पढ़ा, इसके आंसर दीजिए। इंडिया एंड पाकिस्तान इसके फुल मेंबर्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ एससीओ कहाँ पे है? बीजिंग में। एससीओ वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक विदाउट चाइना। आंसर दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे। अभी वीडियो पॉज करके अभी आंसर दे दीजिए। एड्रियाटिक सी कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे सराउंड कर रही हैं? अभी ऊपर भी पढ़ाया, कल भी पढ़ाया। अगर आपको अभी भी ना आ पाए तो किसकी गलती है? आप लोगों की गलती है, राइट। आप लोग पढ़िए, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैपिंग जो मैं करवा रही हूँ, जो भी एनालिसिस करा रही हूँ, उसे बहुत अच्छे से करिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लियर करना है तो न्यूज़पेपर का एनालिसिस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी हाल में आपको एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा। इसके आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। डे टू डे, आज डे कौन सा है जी? आज है वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे। यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग में 2025 में सीधे डे पूछ लिए गए थे। आज कौन सा डे है? वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे। इसका मेन सेलिब्रेशन करने का मोटिव क्या है? यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना। हिस्ट्री क्या है जी? 17 जुलाई 1998 को रोम ट्रीटी हुई थी, रोम इटाली में, ठीक है। इसी ट्रीटी के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। 2010 में कंपाला में एक कॉन्फ्रेंस हुई। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि 17 जुलाई को हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे। स्टार्ट करते हैं जी आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। पहला क्या है भाई? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील कैन हिट बाय सैंक्शंस ओवर रशिया ट्रेड। अगर रशिया से ट्रेड करेंगे तो नाटो जी लगाएंगे सैंक्शंस, ठीक है। ये नाटो के चीफ ने बोला है, जनरल सेक्रेटरी कौन है? मार्क रूट। याद रखेंगे, ठीक है। वन लाइनर है, आ सकता है। अब भाई इन दोनों पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे ब्राज़ील के साथ अगर इन्होंने रशिया के साथ ट्रेड किया तो। नाटो के बारे में यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2025 में सीधे कंट्रीज़ पूछ ली गई थी यूपीएससी के प्रीलिम्स में, आपको आनी चाहिए, ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म है जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, 1949 में फॉर्म हुई है। इसका मेन मकसद क्या है? सोवियत यूनियन जो कोल्ड वॉर के एरा में था और आज का रशिया, उसे काउंटर करना। सोवियत जो नाटो की जो कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी किसी एक कंट्री पे भी अटैक होता है तो ये सारी कंट्रीज़ पे अटैक माना जाता है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी देखी जाती है, यानी कि नाटो की कंट्रीज़ एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन हुई थी वॉशिंगटन डीसी बाय 12 फाउंडिंग मेंबर्स। ये कंट्रीज़ थी यूरोप की एंड नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है जी। ओरिजिनल मेंबर्स बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटाली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएस, ठीक है जी। याद रखेंगे आज की डेट पे इसमें 32 मेंबर्स हुई हैं। कुछ नए मेंबर्स आए हैं जैसे कि नॉर्थ मैसेडोनिया एंड फिनलैंड आया, ठीक है। बात समझ आई? अभी फिनलैंड स्वीडन ने ज्वाइन किया था, राइट। और जो काफ़ी न्यूज़ में भी था क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि ये वाली कंट्रीज़ नाटो ज्वाइन करे। ये वाली न्यू कंट्रीज़ हैं, आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कंट्रीज़ बतानी है जी कौन कौन सी है नाटो में, ठीक है। इसका आंसर आपको आना चाहिए क्योंकि अब तो मैंने नाटो आपको पढ़ा दिया है, आपको इसकी कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। नेक्स्ट, पीएम धन धान्य कृषि योजना स्कीम टू डेवलप 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, कैबिनेट की नोट मिल गई है। डेवलपमेंट ऑफ 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, इसका एनुअल आउटले
कितना है 24,000 करोड़ पर ईयर इस वाले स्कीम को जाएंगे, और 100 ऐसे जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें आगे बढ़ाने का इसका काम है। ये हेल्प करेगा अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स। इसका एम क्या है, एम लिखना आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना, ठीक है जी। एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अब हमें एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ अब सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की अब क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ हो रही हैं, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी इतनी बाढ़ आ जा रही है कि फसलें तहस नहस हो जा रही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स अब बनानी पड़ेंगी, ठीक है, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, पंचायत और ब्लॉक लेवल में जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज है ना, कटाई के बाद जो भी ग्रेन्स होते हैं, जो भी फसल होती है, वो कहाँ पे स्टोरेज की जाएगी, ये पंचायत एंड ब्लॉक लेवल पे इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज़, फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, याद रखेंगे जी, नहीं भूलना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने जीएस पेपर 3 में लिख सकते हैं। ये 3 ब्रॉड पैरामीटर्स पे काम करेगा, लो प्रोडक्टिविटी को ठीक करेगा, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी को ठीक करेगा, और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक लैंड को कितना इफ़िशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, कितनी नंबर ऑफ क्रॉप्स लगाई जा रही हैं सेम फील्ड में ड्यूरिंग अ गिवन एग्रीकल्चर ईयर, कितनी क्रॉप्स लगाई जा रही हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं हम उस लैंड को, इसे कहते हैं जी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। लो प्रोडक्टिविटी है जी हमारे एग्रीकल्चर में, बताइए, हम लोग काफ़ी अपने आंसर्स में लिखते भी हैं ये सब। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, काफ़ी कम लैंड होल्डिंग्स है, एवरेज फार्म साइट, ये फार्म साइज़ इंडिया में कितना है 0.74 हेक्टेयर्स नाबार्ड के हिसाब से। ये फार्मिंग ऑपरेशंस में देखिए, जब अब क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड काफ़ी बढ़ रहा है, भाइयों भाइयों में क्या हो जाता है जी, बंटवारा हो जाता है। जो एक ट्रैक्टर, एक जो हार्वेस्टर होता है, ये पूरे खेत में काम कर सकता था, अब क्या हो रहा है, सारे भाई अपने अलग अलग करवा रहे हैं, इसका मतलब वो कॉस्ट ज़्यादा लगवा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। वो उनके लिए इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी कितनी है, इतनी है, एक पर यूनिट ऑफ इंडिविजुअल है, राइट, ऐसा। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड बहुत बड़ा रीज़न है, और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड मैकेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर को भी डिफ़िकल्ट बनाता है, उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। 51% ऑफ इंडियाज़ फार्मलैंड डिपेंड है रेनफॉल पे, ठीक है, इरिगेशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है अबाउट 51% ऑफ इंडियाज़ लैंड फार्म। फॉर इरिगेशन 48.65% क्या है जी, अनइरिगेटेड एरिया है। 40% ऑफ द नेट सोन एरिया, जो बो चुका हुआ एरिया है, जिसमें बुआई हो गई है, वो क्या है जी, रेन फेड है। लो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग सीड्स की लिमिटेड एक्सेस है, फर्टिलाइजर्स की लिमिटेड एक्सेस है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि चाइना ने ड्राई अमोनियम फॉस्फेट के जो एक्सपोर्ट थे उस पर रोक लगा दी अपनी कंट्री में, तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी डिपेंडेंसी दिखाता है कि चाइना पे कितनी है अपने फर्टिलाइजर्स के लिए। सॉइल डिग्रेडेशन एंड ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, सॉइल इरोजन, सैलिनिटी एंड लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि काफ़ी सालों से वही हम फर्टिलाइज़र्स मैन्योर्स का यूज़ करते हुए आ रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, राइट, जो हमारी सॉइल की कहीं ना कहीं उसने उपज को गिराया है, कम किया है। लैक ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, हार्डली 20% ऑफ 12.56 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो। बात समझ आई, यहाँ पे क्रेडिट भी नहीं है, उनके पास फाइनेंसेस नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में लगा सकें। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस, राइट। आप उसमें देखें कि आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वरना न्यूज़पेपर उठाइए भी मत अगर आप उसे ऐसे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, तेलंगाना आंध्रा एग्री ऑन की स्टेप्स टू एंड वाटर डिस्प्यूट। यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट है जी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कौन कौन से रिवर्स, कृष्णा एंड गोदावरी में। तो इन्होंने क्या कहा है, अब स्टेप्स लेंगे और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करेंगे अमरावती में एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करेंगे हैदराबाद में। इम्पॉर्टेंट है, करंट रिलेटेड है, वन लाइनर करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। यहाँ पे पोलावरम बानाका चेरला लिंक है विच इन्विजेस डाइवर्टिंग 2000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गोदावरी वाटर। ठीक है, पोलावरम रिजर्वियर से ये बना के चरला रीजन में देना है। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट इज इन आंध्र प्रदेश, राइट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ना, रिवर्स की मैपिंग करना, तब जाके इसका एनालिसिस होलिस्टिक माना जाएगा। ठीक है जी, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश काफ़ी सारा स्ट्रेचेस शेयर करते हैं कृष्णा एंड गोदावरी रिवर का, और उनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी इन दो स्टेट्स में लाई करती है। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, यहाँ पे क्या, आंध्र प्रदेश सरकार का ये प्रपोजल था इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ कृष्णा वाटर, जो श्रीशैलम डैम रिजर्वियर है, राइट, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी आंध्र प्रदेश सरकार, जिसकी वजह से क्या हुआ, तेलंगाना सरकार ने कहा कि ये आंध्र प्रदेश सरकार गलत कर रही है, पानी तो हमें भी चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, श्रीशैलम रिजर्वियर कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश में है एंड नलामाला हिल्स पे लोकेटेड है। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। बाद में यही अगर स्टेटमेंट बना के आ जाए तो लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, इसकी तो मैपिंग ही नहीं करी, इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं हमने। गोदावरी का क्या डिस्प्यूट है जी, जब से तेलंगाना आया है 2014 में, ठीक है, तेलंगाना स्टेट का निर्माण किया गया था जी, अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से ही। गोदावरी वाटर एंड मोर स्पेसिफिकली पोलावरम प्रोजेक्ट, ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या है, आर्टिकल 262 याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए एंड अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जा सकता है क्योंकि करंट में है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से डील करता है आर्टिकल 262। ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप कोई ऐसा ट्रिब्यूनल बनाइए जो इंटर स्टेट एंड रिवर वैली के जो डिस्प्यूट्स हैं उसे सॉल्व कर सके, क्योंकि ये पार्लियामेंट के हाथ में है, राइट। और पार्लियामेंट ये भी कह सकता है कि ना कोई सुप्रीम कोर्ट ना कोई हाई कोर्ट ऐसा कोई जोरिस्डिक्शन देगा। इसीलिए पार्लियामेंट ने 2 लॉज को इनेक्ट किया है, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, याद रखेंगे। ठीक है, एडहॉक ट्रिब्यूनल भी काफ़ी एडहॉक मतलब विच इज़ नॉट परमानेंट, राइट, टेम्परेरी ट्रिब्यूनल भी इन्होंने इस्टेब्लिश करी कि डिस्प्यूट जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो सॉल्व किया जा सके। डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या होगा जी, फाइनल और बाइंडिंग होगा। ठीक है, बात करेंगे गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र से निकल रही है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, राइट, एंड ये जा रही है जी आपकी गोदावरी रिवर। बे ऑफ बंगाल में जाती है, पता ही है, नर्मदा तापी जा रही है कहाँ पे, अरेबियन सी में। बाकी सारी रिवर्स जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो इस तरफ जा रही हैं बे ऑफ बंगाल में। ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका के कुछ पार्ट्स, राइट। पूरा ड्रेनेज बेसिन क्या है, वो ट्रिब्यूटरीज को भी इंक्लूड करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिवर को नहीं। इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं जी, परवरा, पूर्णा, मांजरा, वेनगंगा, प्राणहिता। ठीक है जी,
अब यहाँ पे ये मनेर एंड सबरी, यहाँ पे क्या जो मैं PDF देती हूँ वो विदाउट एनोटेशंस रहेगी, ये खिचपिच नहीं रहेगी उसमें, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा एंड आप ये चीज़ें अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, परवरा, मूला, मांजरा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, मनेरू, ये मनेर, ये मांजरा आ रही है यहाँ से, ठीक है जी, याद रहेगा। और ये 3 इम्पोर्टेंट है, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इनको मिला के बन जाता है यहाँ पे प्राणहिता, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है गोदावरी की। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये मिला के बन जाता है प्राणहिता, ठीक है। फिर यहाँ से आ रही इंद्रावती, यहाँ से आ रही सबरी, और ये बे ऑफ बंगाल में इसका डेल्टा बन जाता है, गोदावरी का डेल्टा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा घिचपिच तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत इजी है समझना, और ये मैपिंग इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। बात करेंगे जी कृष्णा रिवर की। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकल रही है, सेकंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की आफ्टर गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो सेकंड बिगेस्ट रिवर है कृष्णा, फर्स्ट बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी। ड्रेनेज कहाँ पे इसका, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है अपना पानी। ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना, इनमें से कोई ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी, और फिर एक क्वेश्चन पूछा होगा कि इनमें से कौन कौन सी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन दूंगे 1 2 3 4 3 4 1 2 ऐसे करके होंगे, आपको बताना है, आपको याद रखना। और ये ना काफ़ी मेजर ट्रिब्यूटरीज है यार, ये तो होनी ही चाहिए यार, बहुत ही स्मॉल रिवर्स नहीं है ये, ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरीज कोयना, भीमा, यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम है, वो प्रोजेक्ट है कृष्णा पे, राइट, ये जा रही है कृष्णा आपकी। मनेरू आ रही है, इसके फिर राइट की तरफ से कौन सी आ रही है, घटप्रभा, मलप्रभा, और ये वर्धा, वर्धा और तुंग को मिला के बनती है जो तुंगभद्रा, इसे भद्रा भी कहते हैं, वर्धा को भद्रा भी कहते हैं। तो तुंग और ये भद्रा मिला के बन रही है तुंगभद्रा नदी। सिरिसैलाम प्रोजेक्ट कहाँ है, कृष्णा रिवर पे। चीज़ें याद रखेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, याद हो जाएंगी, आप 1-2 बार रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी, फ्लैग्स हाई समर ओजोन लेवल इन बिग सिटीज़। यहाँ पे जो बिग सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे काफ़ी हाई ओजोन लेवल देखा गया है। ओजोन लेवल, आपने एक ओजोन सुनी होगी वो स्ट्रैटोस्फेयर वाली, अगर वो ना हो तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी अर्थ पे, और ह्यूमंस एंड अदर जो भी वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, उन्हें नुकसान पहुँचाएंगी। अब ये वाली ओजोन कौन सी है, जो एक पॉल्यूटेंट है, ये ओजोन है अबव द सरफेस वाली, ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर नहीं, अबव द सरफेस, जो धरती के ऊपर बिल्कुल एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में ही जो पाई जाती है ओजोन, ये एक बैड ओजोन कहा जाता है, ये हार्मफुल होती है। देखिए, ऑक्सीजन अगर नीचे हो, सरफेस पे हो तो अच्छी है, ऑक्सीजन अगर स्ट्रैटोस्फेयर में हो तो ख़राब है। वहीं ओजोन की बात करें, ओजोन अगर सरफेस पे हो तो ख़राब है, और अगर स्ट्रैटोस्फेयर में हो तो बहुत अच्छी बात है। वो अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य की, उससे हमें बचाएंगी। यहाँ पे अभी ओजोन ऐसा ओजोन है जो एक पॉल्यूटेंट है। कौन सा ओजोन है ये जी, ग्राउंड लेवल ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किससे बनता है, उसका वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो बदल चुका होता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलकर, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिक्स हो रहा है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ तो ओजोन बन रही है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रही है, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट,
ठीक है। और ये रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट कब ज़्यादा रहती है? समर के टाइम पे रहती है। ये कलरलेस गैस है जो अर्थ के सरफेस के जस्ट अबव यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही बन जाती है। जैसे कि बेनिफिशियल ओजोन लेयर कहाँ है जी? स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ग्राउंड लेवल ओजोन ये एक पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है, जो इसे बैड ओजोन भी कहते हैं। अब गर्मियों में क्यों ज़्यादा दिक्कत होती है? क्योंकि सनलाइट ज़्यादा होती है, हीट वेव्स ज़्यादा होती है, ठीक है। और वो वाला मैंने आपको बताया था अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, राइट। अर्बन कैनियन इफेक्ट, अर्बन कैनियन इफेक्ट पढ़ाया था। बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पतली पतली गली, तो हीट यहाँ पे ट्रैप होके रह जाती है। हीट का निकास कहीं पे नहीं मिलता, निकास द्वार कहीं पे नहीं मिलता, राइट। तो ये फिर नुकसान पहुँचाता है वहाँ, जो ओजोन जो एयर पॉल्यूटेंट है वहाँ की एयर क्वालिटी को और ख़राब करता है। प्रोजेक्शंस ने सजेस्ट किया है, ये वाला डाटा आप लिखेंगे जीएस पेपर 3 में, अगर ओजोन एयर पॉल्यूशन या फिर ओजोन पॉल्यूटेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन आएगा तो। प्रोजेक्शन सजेस्ट दैट 2050 तक मोर देन 1 मिलियन डेथ इन इंडिया किससे लिंक करी जा सकेंगी? ओजोन एक्सपोजर से, अगर इसे एडुकेटली कंट्रोल नहीं किया गया तो। बात समझ आई? नेक्स्ट, आज मैं गंगा की मैपिंग लेके आई हूँ। आज हमने रिवर्स पढ़ी, कृष्णा गोदावरी की मैपिंग करी, तो मैंने सोचा आज मैं गंगा ही करवा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि गंगा आपके यूपीपीएससी जो आरओ है ना एग्ज़ाम, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। गंगा रिवर पता है? भागीरथी एंड अलकनंदा को मिला के बन रही है गंगा। हरिद्वार के आगे ये बन जाती है गंगा, ठीक है जी। कन्नौज से यूपी में एंटर करती है। इसकी जो आसपास की जो सराउंडिंग सिटीज़ हैं वो कौन सी है इम्पोर्टेंट? इलाहाबाद, वाराणसी, वो इलाहाबाद में कुंभ लगा था, राइट, प्रयागराज में। वाराणसी, पटना, ये जो फरक्का बैरेज है, फरक्का बैरेज कहाँ है? बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री है फरक्का बैरेज, वहाँ से एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, जब इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में एंटर करते ही गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। ट्रिब्यूटरीज देखेंगे यमुना की, गंगा की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरी आ रही थी चंबल, चंबल की ट्रिब्यूटरी बानस, बेतवा, सिंध, केन, सोन, राइट। ये ट्रिब्यूटरीज हो गई जी गंगा की। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। और जो सोन नदी हो गई ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सीधे ही गंगा में जाके मिल रही है। और यहाँ से कौन सी आ रही है जी? गोमती। गोमती के किनारे बसा है जी लखनऊ शहर। गोमती, घगरा, गंडक, ये वाला भी क्वेश्चन आया है, इसका सीक्वेंस लगाना था। गोमती, घगरा, गंडक 2022-24 में आई थिंक। गोमती, घगरा, गंडक, बात समझ आई? यहाँ से आ रही है जी कोसी, सौरव ऑफ बिहार, कोसी आ रही है। फिर है जी तीस्ता। तीस्ता कहाँ पे मिल रही है? ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है और ये बाउंड्री को क्रॉस करती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री को क्रॉस करती है तीस्ता रिवर। चीज़ें समझ में आ रही हैं? ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। जो मैं मैपिंग दूंगी, जो मैं PDF दूंगी ना, वो विदाउट घिचपिच रहेगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, तो अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपका जो भी करंट अफेयर का टाइम है उसमें आप PDF से इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करेंगे। वो क्या आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? इरिडेंटा। इरिडेंटा का मतलब है कोई ऐसा रीजन जहाँ पे एथनिकली एंड हिस्टोरिकली वो लिंक करते हैं एक कंट्री को, बट दूसरी कंट्री उन पे कंट्रोल करना चाहती है पॉलिटिकली। यही हो रहा है आजकल। Many nations stake historical claims on history on territories considered irredenta, जैसे कि इज़राइल पैलेस्तीन में आप देखेंगे, राइट।
लीडिंग टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट। इरिडेंटा कुछ नहीं है, वहाँ पे एक ऐसी कंट्री जो इथनिकली एंड हिस्टोरिकली एक कंट्री को बिलोंग करती है, बट दूसरी कंट्री उस पर कहती है मेरी कंट्री मेरी कंट्री, ठीक है, वहाँ की टेरिटरीज़ को हड़पना चाहती है। तो ऐसे करते हैं जी न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने आज का वैल्यू एडिशन किया है, आप टॉप 1% स्मार्ट एस्पिरेंट्स में इंक्लूड हुए हैं। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप उसे न्यूज़ पढ़ के छोड़े नहीं, आप न्यूज़पेपर उठाइए भी मत अगर उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं करना है तो, राइट। एनालिसिस करना है उसके आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जीएस पेपर्स में कहाँ यूज़ हो रहा है, एसए में कहाँ यूज़ हो रहा है, प्रीलिम्स से कैसे क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं, ऐसे करते हैं एनालिसिस। मैं वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने और चैनल्स में देखा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत पढ़ाई जाती है जो रियली काम की नहीं है, राइट। पता नहीं क्यों वीडियो लंबी करने के लिए या व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि यस मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही हूँ या दे रहा हूँ, राइट। तो अननेसेसरी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो आप अपने अमंग जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं अदर, आप उनमें सेंड करेंगे, उन्हें बताएंगे इस चैनल के बारे में ताकि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस दिए आपको कमेंट करके नीचे बताना है। एक और क्वेश्चन दिया था ना मैंने प्रीलिम्स वाला, वो वाला भी करना है। 2025 में जो पूछा गया था नाटो की कंट्रीज़, वो वाला भी आंसर देना है आपको। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। सब्सक्रिप्शन से ही एक्चुअली में मुझे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ये मोटिवेशन कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ाना है, डेली वीडियोस बनानी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए तो थैंक यू एंड थैंक यू, राइट। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। सीज़न चेंज हो रहा है, ठीक है, सेहत का ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है, बारिश के मौसम में आलस नहीं करना, ठीक है। भले ही चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाना है पर टेबल पे बैठना है, रज़ाई में नहीं, क्योंकि रज़ाई में बैठे तो आप लोग सो जाएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।